नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच अब तक जिंदा है। आपने देखा है कि बेबाकी से शिक्षकों का मुद्दा कौन उठाता आया है। देखिए, जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उस शख्स की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर सुबह से ही धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही है। हम शिक्षक के मुद्दे उठाते थे, उठाते हैं और सदैव उठाते रहेंगे, यही वादा किया है इन्होंने। तो आइए फिर सीधी बातचीत बिना देरी के करते हैं एमएलसी बंसीधर बृजवासी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू थैंक यू। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपकी एक चिट्ठी जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही है। ऐसा क्या कह दिया था मुख्यमंत्री से आपने कि मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना पड़ गया? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। आप देखे होंगे पिछले दिनों जब सदन चल रहा था, हम्म, तो हम इस बात को मजबूती के साथ हम उठाए, प्रदर्शन भी किए इसके हम्म, लिए कि बिहार में हमारे जो शिक्षक हैं, जो स्थानांतरण की बाट जोह रहे हैं वर्षों से। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो स्थानांतरण के लिए काफ़ी परेशान हैं, लेकिन किसी की अपनी पारिवारिक परिस्थिति जन्य समस्याएँ हैं, किसी के साथ बीमारी है, किसी के साथ हर तरह के हर लोगों को परेशानी है। तो आप उनकी परेशानियों के आधार पर उनको आप लाभ नहीं दे दिए और आपने कहा कि पटना में होल्ड लगा दिया गया है, पटना में किसी का स्थानांतरण नहीं होगा, हम्म, कोई व्यक्ति पटना नहीं आएगा। लेकिन प्रशासनिक स्थानांतरण शब्द की आड़ में बड़े व्यापक पैमाने पर खेल हुआ। खेल हुआ है? बहुत बड़ा। ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हुआ है? बिल्कुल, इसकी जांच हो जाए तो सबकी कलई खुल जाएगी, हम्म, सभी बेनकाब हो जाएंगे। सैकड़ों लोग, दर्जनों नहीं है, हम्म, सैकड़ों लोग हैं जिनको स्थानांतरित किया गया प्रशासनिक शब्द देकर के कि प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। हम्म, ये प्रशासनिक क्या, प्रशासनिक प्रशासनिक के पीछे भी कोई रीजन ऑर्डर देना पड़ता है कि हम्म, इस कारण से आपको प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी पर कोई अभियोग चलेगा, हम्म, किसी पर कोई प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद ही ना आप उसको प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित करेंगे। किसी के जान पर खतरा हो गया, कुछ हो हम्म, गया, आप कुछ ना कुछ तो एक लीजिएगा ना, कोई लीगल कॉज होगा। हम्म, तो आप कोई कॉज आपने नहीं दर्शाया, सीधे प्रशासनिक स्थानांतरण करते हुए इनको यहाँ पोस्टिंग किया जाता है। हम्म, तो आपने मनमाने ढंग से कर दिया। तो हम यह कहना चाहते हैं ठीक है। कि जो वास्तव में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो आप उनको नहीं दे करके और रिश्तेदारी फरियाद हैं। बताइए कि किसके साथ क्या रिश्ता है? या हम्म, शिक्षा विभाग के जिन पदाधिकारियों ने स्थानांतरण किया, वो बताएं कि किस कारण से आपने इनका स्थानांतरण किया। उनको स्थानांतरण आपने दिया, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम्म, लेकिन अगर उनको दिया तो जो और लोग जरूरतमंद हैं, उन जरूरतमंद को क्यों नहीं दिया? तो बिल्कुल। ये जो इस प्रकार से भेदभाव की जो नीति है, ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, ये पार्शलिटी नहीं चलेगी। हम्म, और हम इसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा कि इसकी जांच कराइए और ये हम्म, गड़बड़ी हुई है और इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, इन्होंने मिलकर के इतना बड़ा खेल खेल दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान में ले लिया है, वो भी आपने बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमने पत्र दिया है, हाँ, तो उन्हीं के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव को इसकी छानबीन करके और कार्रवाई करने और कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराते हुए रिपोर्ट की मांग की गई। तो बिल्कुल। अब देखिए, तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय ने मांग दिया, लेकिन अब ये क्या करते हैं? यहाँ तो एक से एक खिलाड़ी लोग बैठा हुआ है, अब हम्म, करके दे तब ना। बिल्कुल जी। यहाँ शिक्षा विभाग में क्या है कि हर कोई हर किसी के करतूत पर पर्दा डालने के लिए पड़ा हुआ है, हम्म, सब कोई बस उसको ढकने में लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप जरा सोचिए, हमारे पास पूरे राज्य से फोन आता है। हम्म, अब कोई एक शिक्षिका अगर कोई बक्सर की रहने वाली, उसकी पोस्टिंग अररिया में, बिल्कुल अब बिल्कुल। आप बताइए कि वो क्या करेगी? अगर छुट्टी के दिन भी जाना हो, अगर एक दिन की हम्म, छुट्टी हुई, सपोज करिए कि उसको संडे को छुट्टी मिली, तो वह अररिया से आने ही में उसको 2 दिन टाइम लग जाएगा, तो उसको क्या बिल्कुल। मतलब है हम्म, इस तरह का? तो बड़े पैमाने पर लोगों को स्थानांतरण की जरूरत है। अब उसके पास में हम्म, अगर कोई कोई बहन है जिसके पास में छोटा बच्चा है गोद में, अब वह अपने बच्चे को दूसरे के हवाले छोड़ करके, और वह उस बच्चे का क्या कसूर है, मैं पूछना चाहता हूँ। अपने बच्चे को छोड़ करके वो वहां पर रह रही। हम्म, किसी के बीमार माँ बाप है, कोई पुरुष है तो ऐसे ऐसा पुरुष है जिसमें मान लिया माँ बाप आश्रित हैं, बिल्कुल सास ससुर जिम्मेदारी आश्रित हैं, है जी। वो क्या करेगा? तो हम्म, आप उसको इस तरह से कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। तुलना तो कर देते हैं बड़ी आसानी से कि और कर्मचारी लोग कैसे जाता है, कहीं पर भेज दिया जाता है। तो अन्य कर्मचारियों को आप
हाउस देते हैं, उनके पास में रहने के लिए व्यवस्था होती है, और वे कहीं-कहीं प्रखंड मुख्यालय में सिमटे हुए हैं, किसी कार्यालय में या जिला मुख्यालय में रहते हैं। शिक्षक को तो सुदूर देहात में जाना पड़ता है, वहाँ कौन घर बना के उनके लिए रखे हुए हैं कि ये आएँगे तो किराए पर इनको घर दे देंगे। बहुत जगह तो टॉयलेट की स्थिति ठीक नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किस तरीके से महिलाएँ विद्यालय में रहती हैं, वही समझते हैं कि किन-किन परिस्थितियों का सामना करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, देख रहे हैं कि आप वहाँ कभी मुसहरी में किसी शिक्षिका को गोली मार दी जाती है, कभी अररिया में किसी शिक्षिका को गोली मार दी जाती है। तो गाँव घर की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सब आप देख रहे हैं। बाद में आप कहिएगा कि उनको हम पकड़ लिए धर, अरे आप पकड़ लिए तो ज़िंदगी किसी की थोड़ी लौट जाएगी उससे। तो स्थानांतरण बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही जिले में फँसे हुए हैं। अब ज़रा सोचिए कि एक ही जिले में है, जिले की सीमा लंबाई में 150-150 किलोमीटर लंबा है। अब बताइए कि कोई पूर्वी छोर का व्यक्ति पश्चिमी छोर पर है तो एक ही जिले में, कहने के लिए तो गृह जिले में है, लेकिन 150 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत लोगों ने क्या किया, स्थानांतरण मांगा पति-पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर। तो ये आन्हर बहिरा गुरु चेला ये मांगे हरे तो देवे ढेला, ये करके दिया। क्या किया कि तो फिर क्या दिया? अब मांगा जहां पर अब मांगा था कि हमको समीप कर दिए तो और दूर पोस्टिंग कर दिया। अब वो ग्रीवांस पर लिख रहा है कि भैया हम तो मांगे थे यहाँ, तो हमको आप जबरदस्ती वहां काहे भेज दिए, इससे तो बढ़िया पहले ही ठीक थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये स्थानांतरण की समस्या को आप सुलझाइएगा कि नहीं सुलझाइएगा? टीआरई 3 में जो लोग भी अपॉइंट होकर के आए, उन पर अभी तक आपने विचार ही नहीं किया। जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर मांग रहे हैं कि भाई हम अमुक जगह जाना चाहते हैं, वहां से कोई मेरे जगह पर आना चाहते हैं, तो इस म्यूचुअल ट्रांसफर को दे देने में क्या दिक्कत है? म्यूचुअल का तो ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए। म्यूचुअल का विकल्प अगर खुला रहेगा तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक जाएगा एक आएगा। तो उसको भी आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बड़ा खुलासा किया है, प्रशासनिक स्थानांतरण के बारे में आपने जिक्र किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों को मिला है प्रशासनिक स्थानांतरण वाला लाभ? देखिए हम तो जो कुछ पत्र जो सोशल मीडिया में वायरल हुए, उन पत्रों का हवाला हमने देकर के लोगों को बताया। उसमें भी हमको लगता है कि 2-3 दर्जन लोगों का लिस्ट था। और यहाँ विभाग से जो किए हैं, जब यह तो इंक्वायरी का विषय है, आप जांच कराइए। जांच जब कराइए, ये तो सब लोग ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाला है ना, ये सब प्रशासनिक स्थानांतरण की चादर ओढ़ करके जो मलाई खा रहे हैं लोग। तो जांच करने से पता चलेगा कि कितने लोगों का इन्होंने ट्रांसफर किया। बिल्कुल, बड़ी गड़बड़ी है ये तो। व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है। जी। स्थानांतरण किए गए हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्थानांतरण जो हुआ, हम तो चाह रहे हैं कि सबको स्थानांतरण, लेकिन आप उसमें किसी को भेज दीजिए या किसी को नहीं दीजिए, कोई अपना बेटा है या कोई सौतेला है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। हर व्यक्ति जो है लॉ के सामने में सबका इक्वल स्टेटस है, समता का अधिकार है और अवसर की समता का अधिकार है। तो अवसर की जो समता है, जो आप अवसर दे रहे हैं, तो सबको समान रूप से दीजिए। इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। ये जो किया गया है बिल्कुल इलीगल है, लेकिन ये कार्रवाई करेंगे तब ना। यहाँ कहने के लिए जो बड़े-बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं, तो अपने को एक से एक ईमानदार का तमगा लेकर के बैठे हुए हैं कि हमसे बड़का कोई ईमानदार नहीं। और आप ईमानदार हैं, मान लीजिए बहुत बड़े ईमानदार हैं, और आपके नाक के नीचे पूरा एकदम भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, तो आप किस तरह के ईमानदार है भाई? हम अपने को बहुत ईमानदार कहें और मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह किया हूं कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए और जो भी संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई करिए। साथ साथ जो लोग भी स्थानांतरण के इच्छुक हैं, दूरी के आधार पर हो, म्यूचुअल ट्रांसफर चाह रहे हो, गृह जिले में दूरी के आधार पर हो, बीमारी के आधार पर हो, दिव्यांगता के आधार पर हो। अब बताइए कि जो दिव्यांग शिक्षक है, ब्लाइंड टीचर है, दिव्यांगता में ब्लाइंड टीचर भी सैकड़ों है पूरे राज्य में। अब बताइए ब्लाइंड टीचर को आप भेज दीजिएगा दूसरे जगह, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? अभी आपने हेड टीचर को अपॉइंट किया है। अब क्या किए कि हेड टीचर को आपने अपॉइंट किया, तो जो सामान्य विषय का शिक्षक था उसको आपने उर्दू स्कूल में पोस्टिंग कर दिया। अब ये भी बड़ी समस्या है। अब उर्दू स्कूल में गया है, वहां पर सारा रिकॉर्ड उर्दू में है। वो उर्दू में सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ, एप्लीकेशन में लिख करके लोग छुट्टी के लिए भी आवेदन देते हैं तो उर्दू में लिख करके देते हैं, उर्दू समझिए नहीं रहा है टीचर। तो आप ऐसे स्थिति में बताइए कि अपॉइंटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। नाम है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में इतना अशिक्षित लोग बैठ जाएगा, इतना अज्ञानी लोग बैठ जाएगा, तो क्या करेगा? अभी उर्दू का जानकार नहीं है तो फारसी के जानकार को भेज दीजिए, संस्कृत को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी के टीचर को भेज दीजिए। इस तरीके से अभी जो स्थानांतरण हुआ, हम इसी के लिए परसों मुजफ्फरपुर में आरडीडी सभी लोगों को हम आग्रह किए थे, बुलवाए थे डीओ कार्यालय में। अभी वहां 33 ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों को 6 महीने से पोस्टिंग के बावजूद ट्रांसफर होकर के आया, पोस्टिंग हो गई, वेतन नहीं मिल रहा है। पूछा क्यों नहीं मिल रहा है वेतन?
तो यहाँ पर रिक्ति ही नहीं थी। अब बताइए, बिना रिक्ति के पोस्टिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया बिना वैकेंसी के पोस्टिंग कैसे कर दी? और वेतन के लिए आप तरस आप रहे हैं। वेतन के लिए बेचारा सब लोग चक्कर काट रहा है। हाँ, हाँ। ऐसा पदाधिकारी कभी उस पर फेंकता है, कभी उस पर फेंकता है। अब शिक्षक जो है और स्कूल में ऐप से हाजिरी बनवा रहे हैं, हम्म, तो ऐप से अगर टाइम से और नहीं नेटवर्क आता ही नहीं है। नेटवर्क फेल है। हाँ पदाधिकारी का तो नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है, वो ऐप का क्या नेटवर्क पकड़ेगा? जी। आज जो जाता है तो अब तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो जहाँ है सब दूहने में लगा हुआ है। अभी देखिए शेखपुरा में क्या हुआ, शेखपुरा में शिक्षक है, अब वहां पर रसोईया पर सवाल खड़ा किया कि गड़बड़ खाना बनाता है तो 4,000 मौत हो गई मनोज जी की। मौत हो गई मनोज जी की। आपने देखा तो क्या है, पहले तो पदाधिकारी दूहता था, उसके बाद में किरानी दूहने लगा, उसके बाद में तो देखे जब गोपालगंज में वहां पर ड्राइवर भी दूहने लगा। अब ये रसोईया जो है, और रसोईया भी दूह रहा है। एगो शिक्षक को कितना काम धनुगाय बनाइएगा, ये सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। और जान लीजिए, शिक्षक को प्रताड़ित करिएगा तो क्वालिटी एजुकेशन कभी नहीं आपको मिल सकता है, और ये कोरा सपना ही रह जाएगा और कुछ नहीं। सपना ही रह जाएगा। लेकिन हमारे पास भी एक खबर आई है कि जिस पत्र का हमने जिक्र किया, जिस पत्र के बारे में आपने हमें बताया, उस पत्र का जो जिक्र है वो एसीएस महोदय ने भी कर दिया। बजाब्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका जिक्र हो गया, आपके पत्र का जिक्र हो गया। अब भीसी में तो हम थे नहीं, लेकिन हाँ। एसीएस साहब ने मैं जो हड़कंप मच गई है। हम जो चर्चा करते हैं, मेरी बात दूर तक जाती है, एसीएस साहब ने संज्ञान लिया है, तो एसीएस साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। एसीएस साहब ने कल के भीसी में जो जो चीजें कही है, उसमें हमारे बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और तमाम पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, एक बात जान लीजिए कि हम जब तक हैं, आपका जहां भी हमको कोई एविडेंस मिल जाएगा गड़बड़ी का, तो एविडेंस मिलेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कोई रहिए, वो कितने भी मेरे क्लोज रहिएगा, कितने भी दूर रहिएगा, राज्य के किसी कोने में रहिएगा, हम आप पर सवाल खड़ा करेंगे। और इसी के लिए शिक्षक समाज के लोगों ने जो है, इसी के लिए बुद्धिजीवियों ने मुझे चुन करके भेजा है, तो हम उनके आवाज के साथ सदैव खड़े रहेंगे। और एसीएस साहब अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं एसीएस साहब अच्छे लोग हैं, कार्रवाई करें, कुछ दिखना भी चाहिए ना। यानी कि एकदम नहीं डरते हैं आप। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था आप ही की गाड़ी का, आपने एक पोस्ट भी लिखा था कि हो सकता है साजिश हुई हो। अब भी इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, डर लगता है? देखिए ऐसा है कि परिवार भी है आपका, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ, मैं केवल डरता हूँ तो गलत करने से डरता हूँ। मैं अपने पार्ट से कुछ गलत करना नहीं चाहता हूँ। मेरे ऊपर बहुत बार कार्रवाई के लिए संचिका बढ़ी। जब मैं शिक्षकों के लिए संगठन चलाते हुए आंदोलन किया, तो एक बार नहीं कितनी बार। के पाठक का दौर याद है? पाठक जी तो अभी आए हैं, इसके पहले भी मेरे ऊपर बहुत सारी संचिका चल चुकी है, सचिवालय से भी संचिका चली, लेकिन मेरे ऊपर कभी यह अभियोग नहीं लगा कि हम अपने ड्यूटी में लापरवाही किए। इसके लिए नहीं, लड़ने के लिए हमारे ऊपर सवाल हुआ, क्या पदाधिकारी से उलझे, लड़े भिड़े, लेकिन इस मामले में नहीं। तो मैं गलत करने से डरता हूं कि मुझे जो करना चाहिए मैं वह काम करूं, लेकिन इसके अलावा मुझको कोई दबा देगा, कोई झुका देगा, तो यह पढ़े लिखे समाज का हम नेतृत्व करते हैं। पढ़ा लिखा समाज अगर जिस दिन डर जाएगा, उस दिन उस समाज को समाप्त हो जाना है, कोई उसको बचा नहीं सकता है। और व्यक्ति को मार सकते हो, विचार को कोई नहीं मार सकता है। इसलिए हम नहीं डरते हैं, और शिक्षकों के लिए, सभी के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए हम आवाज बनकर खड़े थे, हैं और रहेंगे। खड़े थे, हैं और रहेंगे। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा होती रहती है। बीपीएससी टीआरई 4.0 लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। अभ्यर्थी चीख चीख कर मांग कर रहे हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस पर आप क्या कहिएगा? आंदोलन भी हुआ था। निश्चित रूप से ये तो आपको जो पिछले बार जो बजट सत्र चला था, उस दरमियान भी हम जो है आवाज उठाए थे कि ये लोग सीट की चोरी करते हैं। सीट की भी चोरी हो रही है यहाँ पे। हाँ, सीट की चोरी करते हैं। अच्छा। अब जैसे वैकेंसी दिखा दिए कि 88,000 वैकेंसी है, और जब रिजल्ट निकालते हैं तो 56,000 का रिजल्ट निकालते हैं, और योगदान जो लोग करते हैं तो 40,000 लोग योगदान करते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर कहते हैं कि इतनी बहाली कर दी, तो 88,000 का विज्ञापन निकाले और योगदान किया 40,000 लोग, तो ये 48,000 जो है, जो सीट गया, कहाँ गया? तो इस तरीके से ये लोग गड़बड़ी करते हैं। अभी भी बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ से मुझे फोन आता है कि यहाँ पर हम 2 ही शिक्षक हैं, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, 1 ही शिक्षक हैं, तो वहाँ पर और शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को नए सिरे से सभी जगह से रिक्तियां मंगानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और तब बहाली करनी चाहिए। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जो मांग है वह जायज है, और
जितनी रिक्तियां हैं उसके हिसाब से बहाली हो। उसके बाद एक और चीज, जी। लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइब्रेरियन की बहाली जो है, अब हर पंचायत में आपने एक एक हाई स्कूल बना दिया, हुँ, अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया, और हर हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष होना हुँ, चाहिए। तो आपका लाइब्रेरी तो आप बनाए नहीं है। हुँ। लाइब्रेरी है तो उसको संभालेगा कौन? लाइब्रेरियन? तो लाइब्रेरियन है नहीं। तो ये तो फिर बिना क्या होगा? बिना बागवान के बाग का क्या होगा, बिना माली के फुलवारी का क्या होगा, हुँ, बिना थानेदार का थाना चलेगा। हुँ, आप कैसे चलाइएगा इस सिस्टम को? सबसे पहले यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी खाली है, हुँ, हाई स्कूल की वही स्थिति है, तो आप सभी जगह लाइब्रेरियन को बहाल कीजिए। लाइब्रेरियन लोग अभी भी धक्का खा रहे हैं, जहां तहां हुँ, भटक रहे हैं। लाइब्रेरियन भी ट्रांसफर भी चाह रहे हैं जो बहाल है पहले हुँ, से। हुँ। इस बड़ी बड़े पैमाने पर हर जगह समस्या है, इसका निष्पादन होना चाहिए। निष्पादन होना और चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हुँ, एसीएस, वर्तमान एसीएस जो है वह बी राजेंद्र। बी राजेंद्र जी, हुँ, यह अच्छे पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और बेदाग पदाधिकारी हैं, हुँ, योग्य हैं, ये काम में दिखते हैं, ये बात बनाने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में बेहतर काम होगा, हम अपेक्षा भी रखते हैं। हुँ, और नया साल भी आने वाला है, तो नए साल में जी। जो हमारे अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं, हुँ, वह उस उम्मीद पर सरकार विभाग खरा उतरे, हुँ। उनकी बहाली हो, उनके जीवन में नया और सवेरा आए। सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है कई जिलों का। रोश इतनी देरी क्यों? इतनी देरी क्यों? रोस्टर बनाना ही नहीं आता है सब। रोस्टर बनाने नहीं आता है। अब बता दें, मुजफ्फरपुर में हुआ है ना, उसी मामले हाँ, में सारे क्लर्क का ट्रांसफर करने का अनुशंसा हो गया। अच्छा। मुजफ्फरपुर में हाँ, रोस्टर बनाना था, डीएम साहब झल्ला गए कि रोस्टर क्यों नहीं बना रहे हो, तो हुँ, बुलवाया गया कि कौन क्लर्क है उसको बुलाओ। तो जब क्लर्क लोग वहां पर पहुंचे, हुँ, तो क्लर्क लोग पूछे कि कौन बनाया है रोस्टर, तो कहा कि सर वो अभी नहीं आया। तो कहा कौन है, तो हुँ, एक शिक्षक का नाम बताया। ठीक है। तो उस शिक्षक को आने में 1 घंटा लगा, तो पूछे कि आप क्या करते हैं, हुँ, कहा कि हम शिक्षक हैं। तो कहा क्या है, तो शिक्षक को करके तुम रोस्टर बना रहे हो, तो किरानी सब क्या करता है। हुँ, उसके बाद उस किरानी को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने लिख दिया, डीएम साहब ने। डीएम साहब ने। उसके बाद में हाँ, उस ऑफिस के जितने भी लोग थे रोस्टर में लगे हुए सभी के, हुँ, उसके अतिरिक्त सभी का, पूरे कार्यालय कर्मियों के सामूहिक स्थानांतरण का उन्होंने अनुशंसा कर दिया कि सबको स्थानांतरित कीजिए। हुँ, आता ही नहीं, बस एक चीज आता है, हुँ, बस टोटल का टोटल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हुँ, हाँ, कैसे ऊपर से नीचे से दायां से बायां से हुँ, रिश्वत लेने का तो अजीब अजीब तरीका सब अपनाए हुए है। अब अच्छा। बोलता नहीं है कि कोई बात रिकॉर्ड कर लेगा, तो तो फिर क्या करता है? पूछता है कि कितना देना है, हाँ, तो हाथ पर क्या करेगा कि ऐसे लिख करके शॉर्टकट बताएगा। अच्छा। इस तरीके से घूस मांगता है। तो ऐसे-ऐसे हो रहा हाँ, है। हाथ से इशारा करके ऐसे अच्छा, आशीर्वाद देता है कि इतना दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हाँ, जी। तो ये सब जो है ना, एक से एक हाँ, सब नया-नया नमूना सब है। हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, पदाधिकारी कहेगा घूस लो, हुँ, इतना पैसा दो। हुँ, जब पकड़ में मामला आ जाएगा तो वही पदाधिकारी उसी पर कार्रवाई कर देगा। क्योंकि बंद कमरे में जब मीटिंग करता है तो कहता है बिल्कुल। मोबाइल से आदमी बाहर निकाल दीजिए। तो हुँ, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये पदाधिकारी कहेगा कि देखो इतना वसूल करके ऐसे लाओ, तुम्हारा इतना परसेंट होगा, उसका सब परसेंटेज सेट है। हुँ, और वही अगर अगर वसूलने वाला कलेक्शन एजेंट बन गया वो, हुँ, वो अगर कहीं पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड, वही पदाधिकारी जो अपनी गर्दन बचानी हो तो उसको सस्पेंड करेगा। बिल्कुल। तो यही स्थिति है। ये बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को सीधे निगल जाती हैं हुँ, खुद को बचाने के लिए। टोटल का टोटल नीचे से ऊपर तक रैकेट चल रहा है। हुँ, हुँ, अब ये कैसे होगा, आप देखिए ना, सबसे ज्यादा निगरानी ट्रैपिंग हुँ, तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा विभाग में। आए दिन खबरों में बना रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। आप देखे ना कि हुँ, बेतिया के जो डीओ थे, बेतिया, हम तो आप ही के चैनल पर हम बिल्कुल, उसी बिल्कुल घटना याद से याद है। 4 दिन पहले हम उसका जी, खुलासा जी, करके आए जी। थे, हुँ, और हुँ, हमने कहा था कि सबका बाप बन के बैठा हुआ है। हुँ, हुँ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, तो हम बिल्कुल तो जो हुआ। बोलते हैं, और उसके कारण हमारे जिलाध्यक्ष को धमकी दिया, वो कहा कि हम 6 इंची छोट कर देंगे, इस तरीके से। 6 इंची छोट कर हाँ, देंगे। हाँ, ये धमकी दिया था। हुँ, तो इस तरीके से मैंने उस समय में एसीएस को भी अवगत कराया था, तत्कालीन हुँ, एसीएस को। हुँ। तो यानी कि एस सिद्धार्थ को। हाँ, हुँ, हम सब चीज अवगत कराते रहते हैं सारे शीर्ष पदाधिकारियों को। हुँ, तो वो आपने देखा, बिल्कुल देखा। जिस तरीके से दानापुर हुआ था। जिस तरीके से हुआ अभी हुँ, मुजफ्फरपुर में जो आरडीडी के घर पर छापा पड़ा, तो आप देखें कि किस प्रकार से नोट जला रहे थे हुँ, लोग, जो है हुँ, कितना, हुँ, तो कहाँ से इतना पैसा आता है? ये पूरा का पूरा सिरिंज भिड़ा करके चूस हुँ, रहा है। और एकमात्र विभाग शिक्षा विभाग है जिस विभाग में अपने वेतन के लिए और एरियर के लिए भी
लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। हम इसी पर आने वाले थे कि आपने भी सुना होगा और कई पेंडिंग मांगे हैं शिक्षकों की, चाहे वो प्रोन्नति की मांग हो, चाहे वो वेतन विसंगति का मामला हो, क्या होगा इन सब चीजों का? देखिए, एक चीज़ के लिए तो मैं एसीएस साहब को धन्यवाद दूँगा। मैं जब एसीएस साहब से मिला, हाँ। तो पहली माँग हमने रखी उनके सामने में। हम्म, मैंने कहा कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। हम्म, चूँकि ये जहाँ भी रहे हैं, इनका पूर्व का जो इतिहास है, हम्म, जिस विभाग में ये गए, जहाँ भी रहे, वहाँ के अपने अधीनस्थ कर्मियों को इन्होंने उनका जो प्रमोशन था, हम्म, उसमें कहीं कटौती नहीं की, एकदम उसको टाइम से मिल जाए इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। ये ठीक है। बी राजेंद्र साहब का उनकी एक विशेषता है। ठीक तो है। मैंने कहा, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, हम्म, ज़रा वही करामात यहाँ भी दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे एग्री करता हूँ हम्म, और उन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया हम्म, और आज मैं बेहद खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ हम्म, कि इस पर एसीएस साहब बहुत सख्त हैं और उन्होंने वीसी में, कल के भी वीसी में उन्होंने ये बात कही है हम्म, कि भाई जो प्रमोशन देना है, और सब जिसका भी प्रमोशन ड्यू है, हम्म। उनको प्रमोशन आप दे दीजिए। चाहे एसीएस महोदय ने कह हाँ, दिया। हाँ, कह दिया है, जितने भी लोग हैं हम्म, सबका, और उसके लिए एसओपी बनाने का निर्देश हो गया है। एसओपी बनाना है और हम्म, हमको लगता है कि जल्द ही, ये तो विभागीय स्तर की बात है, या हम्म, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि हम्म, शीघ्र ही सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक नए साल के शुरुआत में ही होगी हम्म, और सभी लोग मंथन करके एसओपी तैयार कर देंगे। हम्म, और एसओपी तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट वीक से, सेकेंड हाफ से जो है, हमको लग रहा है कि प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक लंबित जो मांग रही है, यानी कि बड़ा तोहफा नए हम साल में नए शिक्षकों साल को। में मिल सकता है, बड़ा तोहफा। और यह हम बहुत विश्वास करते हैं एसीएस साहब पर हम्म, कि इस काम को वो निश्चित रूप से कराएंगे। हम्म, उसमें चाहे नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या वो, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हों, किसी हम्म, तरह के शिक्षक हों, उनको जहाँ भी जिनका प्रमोशन लंबित है, तो हम्म, प्रमोशन के मामले में वो करते हैं हम्म। और ये करेंगे, उसका रास्ता वो निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ। और और वेतन विसंगति का क्या? वेतन विसंगति, देखिए समस्याएं तो बहुत हैं। बहुत है, हरि बहुत अनंत है। हरि कथा अनंता है। यहाँ हाँ, जितने हमारे शिक्षक हैं, उससे ज्यादा समस्या है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको सुलझाने के लिए हुँ, हम कल भी रात में डायरेक्टर साहब से बात किए। रात अच्छा। रात में मेरी बात हुई डायरेक्टर से, हुँ, प्राइमरी डायरेक्टर हुँ, साहब से। हुँ। तो हमने बात की और हमने कहा कि अब वहाँ पर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? चूँकि हमारे मुज़फ्फरपुर से ही आए हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तो बहुत बड़ा विभाग है, हुँ, लेकिन सभी लोग के सहयोग से हम करेंगे। हुँ, वो शायद छुट्टी में जाने वाले थे। छुट्टी से वो लौट कर आते हैं, हुँ, तो फिर हम उनके साथ बैठेंगे। और हमारे प्राइमरी डायरेक्टर ही बहुत पॉजिटिव लोग आ हुँ, गए। हुँ। हाँ, प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं जी। और वो अपने रहते हुए हुँ। भरसक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्री भी बड़े सुलझे हुए हैं, सुनील कुमार। शिक्षा मंत्री जी तो देखते हैं सज्जन हाँ, लोग हैं। देखिए, हाँ। कभी-कभी होता है कि बेहद सज्जनता भी बेकार हो जाती है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा सज्जन होना भी, हुँ, मान लीजिए कि अगर जिसको शासन चलाना है, तो कभी-कभी उसको हुँ, अंदर से चाहे आप कितना भी सॉफ्ट रहिए, बाहर हुँ, से कुछ सख्त दिखना भी चाहिए। हुँ। हालाँकि वो तो आईपीएस हैं, बिल्कुल। रहे हैं तो, हुँ, लेकिन सुनील बाबू अच्छे लोग हैं हुँ। और इतना सारा काम भी तो हुआ है इन्हीं के हाँ, शिक्षा बिल्कुल, मंत्रित्व काल बिल्कुल, में, बिल्कुल। हुँ, तो काम भी करते रहे हैं। हुँ, अच्छा होगा, मुझे लगता है कि सभी लोग मिल-जुल करके हुँ, नए साल में शिक्षकों की जितनी समस्याएँ हैं, हुँ। 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा, बड़ा बयान दे रहे हैं आप। निश्चित रूप से देखिए, हुँ, शिक्षक की जो समस्या है, 3-4 प्रमुख समस्या है। हुँ। एक तो हम बताया आपको प्रमोशन का, तो प्रमोशन प्रमोशन के लिए काम हो रहा है, काम प्रमोशन। हो रहा है, तो ये ठीक जो है। 20 वर्षों से जो ना हाँ, हुआ, वह काम होगा। ठीक है, ठीक है। स्थानांतरण की बात है, तो अभी भी जो स्थानांतरण हुए हैं, हाँ, उसमें 80% लोग जो स्थानांतरण के जो इच्छुक थे, उसमें से 80% लोगों को स्थानांतरण का लाभ उनको मिला। मिला, इससे बिल्कुल। इनकार नहीं करते। सरकार जो अच्छा करती है, उसको एप्रिशिएट भी करना गिराना। चाहिए। लेकिन 20% लोग जो फँसे हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है, उनको भी होना चाहिए और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ उनका भी हो जाए। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हुँ, तो इसको जितना हो सकता है, हम भी आग्रह कर रहे हैं विभाग से बार-बार, हुँ, और हम सभी पदाधिकारियों से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि हुँ। इसको कर दीजिए। इसमें बहुत कुछ लगता नहीं, ट्रांसफर कोई माँग रहा है, कोई हाँ, वित्तीय बिल्कुल। बोझ तो पड़ना जी, नहीं है, जी, जी। तो स्थानांतरण हो जाएगा। हाँ, और एक बड़ी समस्या यह थी कि वेतन जो है लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा था। हुँ। एचआरएमएस अपडेट नहीं था, तो एचआरएमएस भी अपडेट हुआ। हम अपडेट लगातार हुआ। उसको हम हाँ, बोलते रहे, बिल्कुल। हम सदन में भी उठाए थे। हुँ, तो एचआरएमएस अगर अपडेट हो जाएगा, तो अब कभी भी शिक्षक को हुँ। अपने वेतन वृद्धि के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना हाँ, होगा। ये बिल्कुल। सॉफ्टवेयर ठीक है, अभी तत्काल उथल-पुथल है, हुँ, लेकिन जैसे ही सबको ही अगर पटरी पर आ गया, सबका सिस्टम में आ गया, हुँ। तो जब ऐप से होगा, तो उनको जब भी वेतन वृद्धि होनी है, ऑटोमेटिक वेतन वृद्धि हो जाएगी। किसी के यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाना होगा। बिल्कुल, डीए बिल्कुल। भरना है,
कुछ कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक सब चीज हो जाएगा, तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर्विस बुक जो है वो अभी ई सर्विस बुक होना है, तो सर्विस बुक जब ई सर्विस बुक हो जाएगा तो वो भी ई सर्विस बुक ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा, तो उसमें भी किसी को कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो कार्यालय का बहुत हद तक जो चक्कर लगाने वाली जो समस्या है, उस समस्या का समाधान होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब व्यक्तिगत रूप से किसी की कुछ होगी तो समस्या, तो वो तो जीवन में जिंदगी है तो समस्या है। और सेवा निरंतरता का मामला था, तो सेवा निरंतरता का ही मामला लगभग सुलझ ही गया है, उसको उसके लिए भी आदेश जारी हो गया है। तो हम समझते हैं कि जो कुछ भी छोटी मोटी लेकिन एक समस्या, नई परेशानी भी है, ठंड बढ़ गई है, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को बुला लिया गया है, आवासीय प्रशिक्षण। देखिए इस पर हम पदाधिकारियों से लगातार बात हाँ। कर रहे हैं कि ठंड में प्रशिक्षण आप दे रहे हैं। हम्म, एक तो पूर्व में यही बी राजेंद्र साहब हम्म, जब ये सामान्य प्रशासन विभाग में थे, तो बीपार्ड में होने वाले ट्रेनिंग के लिए इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया था, ठीक और है। उसमें इन्होंने कहा था कि जिन भी प्रशिक्षुओं की आयु सीमा अगर 56 वर्ष हो गई है, हम्म, तो उनको प्रशिक्षण में न भेजा जाए। तो अच्छा, वह, बी राजेंद्र जी हाँ, का हाँ, आदेश था। इन्हीं का आदेश था। हाँ। तो 56 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आप ट्रेनिंग में नहीं दीजिए, उसको हम्म, ट्रेनिंग से छूट दे दीजिए। तो ये चीज़ शिक्षा विभाग में लागू नहीं हुआ, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं हम्म, कि आप इसको लागू कर दीजिए। और जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर के ये बूढ़ तोता सीख मानता है कि उस समय सिखाइएगा। हम्म, ये सीखने की भी एक अवस्था होती है। बिल्कुल होती अब है। बताइए कि अब 58 साल के आदमी को जाकर के कहिएगा कि पीटी करो, लेफ्ट राइट कूद फान हम्म, करेगा ही, सावधान है, विश्राम करने का उम्र है। तो उस अवस्था में आप ये सब नहीं करवाइए। हम्म, और प्रशिक्षण जो है वह परिस्थिति के हिसाब से इसको आप करिए। हम्म, हालाँकि उसमें एक टेक्निकल समस्या भी है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पहलू पर बात नहीं होनी चाहिए। हम्म, वह प्रशिक्षण जो हो रहा है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम्म, प्रशिक्षण की बाध्यता है, हम्म, और प्रशिक्षण जो चलना है वह 1 सप्ताह का चलना है। हम्म, तो आखिर कब रोका जाए और कब चलाया जाए, और अगर रोक दिया जाए तो इतने बड़े संख्या में जो शिक्षक हैं उनको हम्म, हर साल प्रशिक्षण देना है, हम्म, तो हम्म, फिर उनका क्या होगा, कैसे उनका व्यवस्था? क्या ये होगा? हाँ, ये बिल्कुल। ये विभाग की ओर से परेशानी बताई जाती है। हम्म, फिर भी इस ठंड में तो कुछ, इसका फिर समाधान हाँ, क्या हो इसका सकता है? समाधान यही है हाँ। कि प्रशिक्षण जो है इस समय के जो प्रशिक्षण है उसको आपको शॉर्ट करना चाहिए, हम्म, और यह प्रशिक्षण दूर दराज नहीं दे करके और आवासीय नहीं दे करके बिल्कुल, हर बिल्कुल। बीआरसी में कर दीजिए, अपने ब्लॉक में लोग कर लेगा। हम्म, हम्म, प्रशिक्षण की व्यवस्था आप करिए ना, कि मान लीजिए कि घर से आप 50 किलोमीटर दूर बुला रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर बुला रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्यवस्था करिए कि लोकल में ही प्रशिक्षण हो जाए, हम्म, और लोग जो है दिन में जाए और शाम में अपने घर चले जाएं। बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल। चूँकि ट्रेनिंग कॉलेजेज में हम्म, इस बात को भी एडमिट करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पर बाथरूम नहीं है। वहाँ पर किसी ट्रेनिंग कॉलेज में क्या गीज़र लगा हुआ है? बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए पर्याप्त बिछावन कंबल नहीं है। हम्म, वहाँ पर जो रसोइया लोग है खाना बनाता है, रात में गेट में ताला मार दिए, किसी को बाहर निकलना नहीं है, जेल में कैद हो गए। अब रात में किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही है, तब प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल साहब ट्रेनिंग बिल्कुल। कॉलेज से निकल जाते हैं बाहर, हाँ, वो तो चलेगा अपना घर में, जी। आराम से हीटर चला करके सो गए। लेकिन हमारा जो ट्रेनीज है वो क्या करेगा? तो जो भी शिक्षक हैं वो जमीन पर सो रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, हुँ, जैसे रह रहे हैं। कोई महिला है, किसी के पास में छोटा बच्चा है। अब बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ केवल परेशानियाँ आनी केवल ही है। सिद्धांत से नहीं चलेगा, व्यवहार से चलता है। व्यवहारिकता को स्वीकार करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हुँ, मैं माँग करता हूँ, निदेशक जो राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद है, हुँ, उनसे ये हमारी अपील है कि आप इन चीज़ों को देखिए, और जो लोग भी उस समय प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते हैं, हुँ, उनको आप नहीं दीजिए। दूसरी बात है कि एक चीज़ सोचिए जी। कि आप अभी छुट्टी के समय में आपने प्रशिक्षण दे दिया है। हुँ, अब जो जिन लोगों को छुट्टी में जाना था, अब पहले ही कोई, बुकिंग हो चुकी हाँ, अब है, टिकट कट टिकट गया है। टिकट कट जी, गया। जी। टिकट कट गया, तो हुँ, आपको जिसको भी ट्रेनिंग देना है, तो हुँ। आप पहले ही 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एक बना लीजिए ना शेड्यूल की वो अब इस, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षक बन के हमने गुनाह कर दिया? निश्चित रूप से पूछेंगे ना। अब हाँ, मान लीजिए कि वो टिकट बनवा लीजिए, आज के डेट में बिल्कुल। वो टिकट कैंसल हुँ, कराना, इसका रिस्पांसिबिलिटी किसका? उस बिल्कुल। इस समय मान लीजिए कि छुट्टी के समय में किसी व्यक्ति को हुँ, शादी विवाह है, कोई यज्ञ प्रयोजन है, कोई हुँ। गृह प्रवेश का कार्यक्रम रख लिया, कोई किसी प्रकार का आयोजन घर में रख लिया, यह सोच करके कि छुट्टी हाँ, होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल, आपने जी। अचानक से क्या किया कि ला हुँ, करके एक ठो बम पटक दिया कि आपको अब ट्रेनिंग में जाना है। हुँ। जैसे लग रहा है कि सीमा पर आक्रमण हो गया, अब यहाँ पर कह दिया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम छुट्टी में आओ, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल, अब सर बॉर्डर पर जाना है। बॉर्डर पर जाना है। अब बताइए उस स्थिति में क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी। ये तो उस तरीके की स्थिति बना दिए हैं, सोचना पड़ेगा निश्चित शिक्षा रूप से। विभाग को। तो ये सब चीज़ बिल्कुल अव्यावहारिक बात है।
अव्यावहारिक बात है तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बंसीधर ब्रजवासी जी ने। देखिए हर एक बात का बेबाकी से जवाब भी दिया है और बता दिया है कि आखिर कौन कौन सी परेशानियां अब भी हैं जो हमारे शिक्षकों को काफी परेशान कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले का समाधान कैसे और कब होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।